आज से 66 मिलियन साल पहले अर्थ पर कुछ ऐसे क्रीचर्स रहा करते थे जो अब हमारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं, यानी डायनासोर्स। ये वो जंगली जाइंट्स थे जो जमीन से लेकर आसमान तक छाए हुए थे। हर कोने में सिर्फ इन्हीं का राज हुआ करता था, इवन के अंटार्कटिका जैसे बर्फ के रेगिस्तान में भी। मगर फिर एक छोटी सी गलती, एक पत्थर का टुकड़ा जो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आकर पृथ्वी से टकराता है, इनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर के टकराने से अर्थ पर इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी एनर्जी 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए थे। भले ही वो पत्थर साइज में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का ही था, लेकिन उसके टकराने से एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिससे दुनिया की 75% से ज़्यादा स्पीशीज एक्सटेंट हो गई। 25 किलो से ज़्यादा वजन रखने वाला कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाया, और डायनासोर्स भी इन्हीं स्पीशीज में शामिल थे। इस वीडियो में हम डायनासोर्स के पैदा होने से लेकर मरने तक की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। डायनासोर्स की असली कहानी की शुरुआत हुई थी 1819 में, क्योंकि 1819 में हमें डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला था। यानी इससे पहले दुनिया को डायनासोर्स के बारे में पता ही नहीं था, और लोग ये नहीं जानते थे कि इंसान से पहले इस दुनिया में कुछ रहा करता था। 1819 में एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बकलैंड। ये इंग्लैंड में अपनी जियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे कि अचानक इन्हें वहाँ कुछ ऐसी हड्डियाँ मिलती हैं जिन्हें ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही उनके बारे में कभी सुना गया था। तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ की हड्डियां हैं। लेकिन जब उन्होंने लगातार 5 साल तक इन हड्डियों को स्टडी किया तो उन्हें समझ आया कि ये एक रेप्टाइल की हड्डियां हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर रहा करते थे। उन्हें इन हड्डियों को स्टडी करने पर पूरे 5 साल लग गए, और इतना टाइम उन्हें इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम तक लोगों को डायनासोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ये पहली बार था कि किसी डायनासोर की हड्डियों को ऑफिशियली स्टडी किया जा रहा था। तो उन्हें ये हड्डियां 1819 में मिली थीं, और 1824 में वो इस क्रीचर को नाम देते हैं मेगालोसॉरस। ये पहली बार था जब किसी डायनासोर को ऑफिशियली एक नाम दिया गया था जिसके आगे सोरस लगा हुआ था। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायनासोर्स के नेम्स के आगे सोरस लगा होता है, जैसे कि स्टिंगसॉरस, स्पाइनोसॉरस, टिरानोसॉरस रैक्स वगैरह वगैरह। असल में डायनासोर एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिनका मतलब होता है टेरिबल लिजर्ड यानी खौफनाक छिपकली। डायनोस यानी टेरिबल और सोरस यानी लिजर्ड। ये नाम 1842 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने रखा था जिनका नाम था सर रिचर्ड ओवन। क्योंकि रिचर्ड ओवन ने जब बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स को स्टडी किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ही कुछ बड़े रेप्टाइल्स थे जो काफ़ी पहले अर्थ पर रहा करते थे। अब क्योंकि ये रेप्टाइल साइज में बहुत बड़े थे और एक छिपकली की तरह भी दिखते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया डायनासोर, यानी बड़ी भयानक छिपकली। इसका मतलब अब उस टाइम के जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उन सभी को डायनासोर्स कहा जाएगा। बस यूँ समझ लो कि रिचर्ड ओवन ने डायनासोर नाम का एक अम्ब्रेला बना दिया था जिसके नीचे इन सभी रेप्टाइल्स को रखा जा सकता था। तो खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर की सबसे पहले डिस्कवरी विलियम बकलैंड ने की थी। तो आपको क्या लगता है, क्या विलियम से पहले किसी को भी डायनासोर की कोई हड्डी नहीं मिली होगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिली थी। विलियम बकलैंड से पहले भी बहुत से लोगों को डायनासोर्स की हड्डियां मिल चुकी थी। लोगों को ये हड्डियां हजारों साल पहले से ही मिलना शुरू हो चुकी थी, बट उन्हें नहीं पता था कि ये किस चीज़ की हड्डियां हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है चाइनीज़ लोगों को लगभग 2000 साल पहले डायनासोर्स की कुछ हड्डियाँ मिली थी, जिससे वो समझने लगे थे कि ये एक ड्रैगन की हड्डियाँ हैं। यानी लोगों को हड्डियाँ मिलती ज़रूर थीं, बट वो उन हड्डियों को अपने रिलीजन से रिलेट करते रहते थे और उन्हें अलग अलग क्रीचर्स के नाम देते थे। कोई इन्हें मॉन्स्टर्स की हड्डियाँ समझता था, कोई थंडरबर्ड्स की, तो कोई ग्रिफिन्स की, और चाइनीज़ तो इन्हें ड्रैगन की हड्डियाँ समझते थे। तो ये सारे मिथिकल क्रीचर्स हैं जिन्हें उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। खैर, वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ लोगों के बिलीव्स भी बदलते गए। लोग अब इन मिथिकल क्रीचर्स को नहीं बल्कि साइंस को मानने लगे। 1677 में रॉबर्ट प्लांट नाम का एक आदमी था जिसे डायनासोर्स की एक हड्डी मिली थी। अब उस टाइम तक लोगों को डायनासोर्स का पता ही नहीं था, तो प्लांट को ये लगा कि ये हड्डी किसी बहुत बड़े इंसान की है जो सालों पहले इस दुनिया में रहा करते थे। तो प्लांट के अकॉर्डिंग ये एक जाइंट ह्यूमन की बोन थी।
बट बाद में पता चला कि हड्डी एक्चुअली मेगालोसॉरस की फीमर बोन थी जो थाइस में होती है। यानी जैसे जैसे वक्त बदलता गया लोगों को सब समझ में आता गया। डायनासोर्स के बारे में हमें 1980 में पता चला था और 1980 के टाइम से लेकर अब तक हमने डायनासोर्स की हज़ारों स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया है। ऑन एन एवरेज हमें हर साल डायनासोर्स के 20 से 30 न्यू फॉसिल्स देखने को मिलते रहते हैं और ना जाने कितने और भी मिलते रहेंगे। तो खैर ये तो हो गई बात डायनासोर्स की डिस्कवरी की। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डायनासोर्स की स्टोरी की, यानी डायनासोर्स कैसे पैदा हुए थे और ऐसा क्या हुआ कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। दोस्तों डायनासोर्स की शुरुआत इस दुनिया में 252 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसे कहा जाता है मेसोजोय एरा यानी एज ऑफ डायनासोर्स। ये एरा पिछले 252 मिलियन साल से 66 मिलियन साल तक यानी लगभग 186 मिलियन साल तक चलता रहा और इसी एरा के अंदर डायनासोर्स की कंप्लीट स्टोरी छुपी हुई है, यानी उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक जो कुछ भी हुआ है वो सब इसी एरा में ही हुआ है। तो मेसोजोय डायनासोर का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इन सभी पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रायसिक पीरियड के बारे में बात करें तो ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स पैदा होने लगे थे। ये पीरियड 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और इसी पीरियड में डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे। और वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात यह है कि डायनासोर से पहले इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें रहा करती थी जो ट्रायसिक पीरियड में एक्सटेंट होने लगी थी। इस पीरियड में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटेंशन इवेंट भी हुआ था जिसे कहा जाता है द पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन। इस इवेंट में 96% मरीन एनिमल्स और 70% लैंड एनिमल्स एक्सटेंट हो गए थे, जो कि हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक्सटेंशन है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रही। इस वोल्केनिक इरप्शन ने बहुत लार्ज अमाउंट में लावा रिलीज किया जो सरफेस पर आकर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, जिसके चलते क्लाइमेट हार्श होता गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटेंशन इवेंट देखने को मिला। अब जहाँ सारी स्पीशीज मर रही थी वहीं डायनासोर्स पैदा हो रहे थे, क्योंकि डायनासोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो गर्म एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। डायनासोर्स आर्कोसोरस नाम के एक रेप्टाइल में इवॉल्व हुआ था जो कि एक मगरमच्छ की तरह दिखता था। तो आर्कोसोरस 4 टांगों पर चलते थे बट डायनासोर्स तो 2 पैरों पर चलने लगे। जहां आर्कोसोरस था वहीं डायनासोर्स की टांगें उनकी बॉडी के नीचे थीं, जिनकी वजह से डायनासोर्स तेज भाग पाते थे। यानी आर्कोसोरस में कुछ ऐसे एवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिनके चलते उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गई और वो डायनासोर्स बनते गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायनासोर्स अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और जिस टाइम उनका एवोल्यूशन हुआ उस टाइम दुनिया पर सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हमने नाम दिया है पैंजिया। तो पैंजिया में सारे लैंड एक ही जगह पर थे और इस लैंड के आसपास का सारा ओशन था। यानी पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर मौजूद थे। पैंजिया में हर तरफ सूखी जमीन थी, ड्राई एनवायरनमेंट था और इन सबसे बढ़कर जानलेवा गर्मी थी। तो इस गर्मी में जहां सारे एनिमल्स मर रहे थे वहीं डायनासोर्स इस एनवायरनमेंट में ढल रहे थे। अब इस डायनासोर को देखो, इसका नाम है न्यासासॉरस और ये काफ़ी साइंटिस्ट इसको दुनिया का सबसे पहला डायनासोर मानते हैं। इस डायनासोर का फॉसिल लगभग 243 मिलियन साल पुराना है जो कि ट्रायसिक पीरियड के अर्ली फेज का टाइम था। यानी हो सकता है कि जब आर्कोसोरस का एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले न्यासासॉरस बन गया हो। मजे की बात तो यह है कि आर्कोसोरस से सिर्फ डायनासोर्स ही इवॉल्व नहीं हुए बल्कि क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए थे। अब डायनासोर्स तो मर गए बट क्रोकोडाइल्स आज भी जिंदा हैं। तो ये कैसे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों भले ही क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स के पूर्वज एक ही थे बट सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही सर्वाइव कर पाए क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइट बॉडी, स्कली स्किन और बेवेट फीट ने इन्हें पानी में रहने के काबिल बनाया, जिसके चलते ये एक्सटेंशन से बच पाए। टॉपिक पर वापस आते हैं। ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स पैदा जरूर हो रहे थे बट अभी ये इतने ज़्यादा बड़े और पावरफुल नहीं थे। ये धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट में ढलते गए और अपने साइज को वक्त के साथ इंक्रीज करते गए। ट्रायसिक पीरियड 252 मिलियन साल से लेकर 201 मिलियन ईयर्स तक यानी पूरे 51 मिलियन ईयर्स तक चलता रहा और इसके बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। अब जुरासिक पीरियड में जो एरा का सेकेंड पीरियड था जिसे डायनासोर का गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसी पीरियड में एक्सटेंशन इवेंट खत्म हो चुका था
जो डायनासोर्स के लिए दुनिया पर राज करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया था। बिकॉज एक्सटेंशन के बाद जो स्पीशीज बच गई थी उनमें डायनासोर सबसे ताकतवर थे, जिसकी वजह से ये प्लेनेट के सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बन गए थे। तो जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। अब जुरासिक पीरियड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो थी पैंजिया का टूटना। इस पीरियड में पैंजिया 2 हिस्सों में टूट चुका था और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हो गए थे। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो था जो कि कई मिलियन सालों तक चलता रहा। तो पैंजिया जिन 2 हिस्सों में बटा था उनमें से एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। लॉरेशिया में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका थे और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे। तो ये पैंजिया के 2 बड़े हिस्से थे जो कि आगे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का साइज पहले से काफ़ी बढ़ चुका था और ये वो टाइम था जब डायनासोर्स ने हर इकोसिस्टम में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, ज़मीन पर, समुद्रों में और इवन के आसमान में भी। यानी यूँ समझ लो कि ये पीरियड डायनासोर्स का ही था, क्योंकि इस पीरियड में दुनिया का टेम्परेचर काफ़ी ह्यूमिड हो चुका था। अब ह्यूमिड का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी को हम हिंदी जबान में गीलापन कह सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि जब बसंत के महीने होते हैं तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं तो ह्यूमिड का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में नमी, यानी हल्का हल्का पानी। अब जैसा कि मैंने बोला कि जुरासिक पीरियड काफ़ी ह्यूमिड था, तो इसका मतलब यही था कि इस पीरियड में एटमॉस्फेयर में नमी थी, जिसके चलते गर्मी ज़्यादा महसूस होती थी। और ये क्लाइमेट डायनासोर्स के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट था। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी थी तो हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। जुरासिक पीरियड 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और इस पीरियड में बहुत से नए डायनासोर्स इवॉल्व हुए, जैसे सोरोपस, थेरोपॉड और आर्कीऑप्टेरिकस। इन डायनासोर्स पर मैं डिटेल में बात करता, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जुरासिक पीरियड 201 मिलियन साल से 145 मिलियन ईयर्स तक, यानी पूरे 56 मिलियन साल तक चलता रहा। और इसके बाद शुरू हुआ डायनासोर्स का आखिरी पीरियड, द क्रिटेशियस पीरियड। अब क्रिटेशियस पीरियड जो कि इस एरा का आखिरी पीरियड था, अब ये वो टाइम था जब डायनासोर्स अपनी पीक डाइवर्सिटी पर पहुंच चुके थे। यानी इस दौर के डायनासोर्स सबसे ताकतवर थे, जो कि पूरी दुनिया पर अपना होल्ड बना चुके थे। डायनासोर्स अब दुनिया के हर कोने में मौजूद थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ी तबाही इनका इंतजार कर रही है। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, वैसे क्रिटेशियस पीरियड में तो बहुत सी चीज़ें हुई थी, बट अगेन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो था कॉन्टिनेंट्स का बनना। क्योंकि इस पीरियड में सभी कॉन्टिनेंट्स टूटकर अलग हो चुके थे और दुनिया लगभग वैसी हो चुकी थी जैसी आज दिखाई देती है। यानी दुनिया पर अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मौजूद थे, हर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग टाइप के डायनासोर्स मौजूद थे। तो वैसे तो इस पीरियड में बहुत से डायनासोर्स मौजूद थे, बट कुछ तो बहुत फेमस थे, जैसे टीरेक्स, ट्राइसेराप्टस और स्पाइनोसॉरस। ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस डायनासोर्स थे जो कि क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुए थे। क्योंकि इस पीरियड में टेम्परेचर और भी ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड हो चुका था, जो कि डायनासोर्स के लिए एक अल्टीमेट इन्वायरमेंट बन चुका था। डायनासोर्स के लिए दुनिया काफ़ी परफेक्ट होती जा रही थी, मगर धीरे धीरे उनका वक्त भी ख़त्म हो रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डायनासोर्स का एक्सटेंशन कैसे हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन ईयर्स तक, यानी पूरे 69 मिलियन ईयर्स तक चलता रहा। और इसके बाद शुरू हुआ द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटेंशन इवेंट, जिसमें एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था और डायनासोर समेत दुनिया के 75% स्पीशीज को खत्म कर गया था। इस एस्टेरॉयड ने अर्थ के एनवायरनमेंट को इस हद तक तबाह कर दिया था कि डायनासोर्स और कई दूसरी स्पीशीज सर्वाइव ही ना कर पाए। तो चलो इसको डिटेल में जानते हैं कि एस्टेरॉयड कैसे आया, कहाँ टकराया और इसके टकराने से कितनी तबाही हुई। सदियों तक साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि डायनो किलर एस्टेरॉयड आखिर आया कहाँ से था। बट फिर 2021 में की गई एक स्टडी से ये पता चला कि ये एस्टेरॉयड एक्चुअली एस्टेरॉयड बेल्ट से आया था, जिसे हम क्यूपर बेल्ट भी कहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में से होता हुआ आया था। इस एस्टेरॉयड का नाम था जिगलप और इसे जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ने अर्थ की तरफ पुश किया था। ये एस्टेरॉयड साइज में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का ही था और जब ये अर्थ से टकराया तो इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वैसे इम्पैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको की युकाटन वेनेजुएला में है, जहां आज एक बहुत ही बड़ा क्रेटर मौजूद है, यानी गड्ढा मौजूद है।
ये अर्थ के सरफेस पर एक मैसिव स्कार है जो दिखाता है कि तबाही किस स्केल पर हुई थी। इस एस्टेरॉयड के टकराने की ताकत को आप सोच भी नहीं सकते। जब ये अर्थ से टकराया तो इसने 100 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज की, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए 10 मिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर थी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इसने सिर्फ इम्पैक्ट जोन को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। जब ये एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो सबसे पहले एक मैसिव फायरवॉल बनी, जिससे इम्पैक्ट जोन की ज़मीन पिघलकर मोल्टन रॉक में बदल गई। समुद्रों में बहुत बड़ी सुनामी आई जो कि कई हजार किलोमीटर्स तक फैल गई। ये वेव्स इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आसपास के एरियाज को बिल्कुल साफ कर दिया था। अर्थ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट हुई, जिससे बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आने लगे। अर्थक्वेक्स इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को हिलाकर रख दिया। और जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था तो बहुत सारी मोल्टन रॉक एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। तो जब ये रॉक स्पेस से उछली तो ये जलती हुई अर्थ की तरफ वापस भी आई, जिससे कि जो डायनासोर्स हवा में उड़ रहे थे वो भी मारे गए। इनके गिरने से जंगल में आग लग गई। तो ये तो हो गई बात एस्टेरॉयड के टकराने की। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। तो जब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में हर जगह धुआं और डस्ट फैल गई थी, जिसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया था। अब क्योंकि सनलाइट ब्लॉक हो गई थी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरने लगा, जिसने एक न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट कर दिया। अब कुछ डायनासोर जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बच गए थे वो न्यूक्लियर विंटर की वजह से मरने लगे, एक चेन रिएक्शन टाइप का। क्योंकि पहली बात, डायनासोर्स विंटर के आदी नहीं थे, और दूसरी की सनलाइट ना मिलने की वजह से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रुक गई, जिससे हुआ ये कि जो प्लांट खाने वाले डायनासोर्स थे वो भी मर गए। और तो और जब इम्पैक्ट हुआ तो उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज हुई थी। ये गैसेस अर्थ के एनवायरनमेंट में घुल गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा तेजाबी बारिश शुरू हो गई थी, जिससे ओशंस बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गए थे, जिसके चलते पानी में रहने वाले बहुत से डायनासोर्स और एनिमल्स भी एक्सटेंट हो गए। यानी एस्टेरॉयड के टकराने से सारे डायनासोर्स नहीं मरे थे, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो डायनासोर्स समेत अर्थ की 75% स्पीशीज़ की मौत की वजह बनी, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, फूड चेन कोलैप्स, एसिडिक रेन्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, डायनासोर्स तो अब खत्म हो चुके थे, बट डायनासोर्स के बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारी एवोल्यूशनरी सीरीज़ में, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। धन्यवाद।